समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, कल का दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया है। सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में भी एक अजीब इतिहास लिखा गया है और उत्तर प्रदेश में भी सीटें 9 थी, लेकिन जिन सीटों पर विजय हुई है वहां भी इतिहास अमिट ही लिखा गया है। महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत एवं उत्तर प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बधाई। महाराष्ट्र की जीत महाराष्ट्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाला साहब ठाकरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। कल की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार्य है और उस पर पूर्णतः विश्वास भी है। मोदी जी ने भारत की छवि वैश्विक पटल पर एक सबसे भिन्न प्रकार के देश के रूप में बनाई है। आज प्रत्येक देश भारत से जुड़ना चाहता है, भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। मोदी जी की कुशल नीतियों के कारण महाराष्ट्र की जनता ने अपना जीत रूपी आशीर्वाद प्रदान किया है। मोदी जी के नेतृत्व में यदि हम विदेश नीति की बात करें तो वैश्विक पटल पर सबसे अधिक तेजी से प्रगति करने वाला देश भारत है। आज हम 5वीं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज हम $630 बिलियन का स्टॉक एक्सचेंज बन चुके हैं। तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमने स्थान बना लिया है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दूसरे स्थान पर हैं। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि हम अर्थव्यवस्था में हमने उनको पछाड़ दिया है जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। और भी काफी ऐसी उपलब्धियां हैं वैश्विक पटल पर जो विगत 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं। यदि उनका कॉन्क्लूजन निकाला जाए तो लंबी छलांग लगा करके भारत आगे बढ़ा है। यह उपलब्धियां तो वैश्विक पटल पर रही और आज पूरा देश समझ रहा है कि हम दस वर्षों में कितना बदल गए हैं। महाराष्ट्र की जनता को मोदी जी की योजनाओं द्वारा केंद्र सरकार जो भी योजनाएं निकालती है, भारत की गरीब कल्याण हेतु जितनी भी योजनाएं आती हैं वो जिस लाभार्थी तक पहुंचनी चाहिए उसी तक 100% पहुंचती हैं। और देश का सर्वांगीण विकास, सुशासन, अपराध मुक्त प्रदेश करने की प्राथमिकता, महिला सुरक्षा को एक कार्य मानते हुए समस्त महिला वर्ग को पूज्यनीय दृष्टिकोण से देखने वाली
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए इन सभी को गंभीरता से लेते हुए इन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन कसौटियों पर खरी उतरी है और आगे भी इन सभी को करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह महाराष्ट्र की जनता की जीत है, जिस देवतुल्य जनता ने भाजपा की नीतियों, कुशल नेतृत्व, सामाजिक समरसता, देश की सुरक्षा, जनता को समस्त योजनाओं का लाभ का मिलना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर विगत 10 वर्षों से लगातार सरकार कार्य कर रही है। महाराष्ट्र की जनता ने इन सभी कार्यों को समझा है, स्वीकार किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास प्रकट किया है और इन परिणामों से यह भी सिद्ध होता है कि पूरा देश समझ चुका है कि तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा नहीं अपितु कांग्रेस या इंडी गठबंधन करता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी नीतियां हैं, देश की आंतरिक नीतियां, वो भी बहुत सुदृढ़ हैं। बाह्य तौर पर तो उन्होंने पूरा भगवा लहरा ही रखा है विश्व में, लेकिन आंतरिक जो नीतियां हैं वो भी एक विश्व प्रकार की है। और कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की नीतियां आज वही हैं अंग्रेजों वाली, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। इसी आधार पर आज तक समाज को जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के आधार पर बांटती आई है कांग्रेस। जब मोदी जी ने यह नारा दिया कि एक है तो सेफ है, योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, इसको भी चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। इससे उनके दुष्कृत्य की चेष्टा स्पष्ट प्रकट हो रही है। चूंकि इनके देश में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने धर्म विशेष के लिए इसको समझा। जो आदमी जैसी मानसिकता रखेगा उस चीज को वही लेके जाएगा, परंतु यह समस्त देश की एकता के लिए दिया हुआ नारा है। जात पात, ऊंच नीच, संप्रदाय, धर्म, मजहब, इन सबसे ऊपर उठकर एक होना और हमेशा के लिए अपनी एकता और अखंडता और अनेकता को अक्षुण्ण रखना, यह अर्थ है इन दोनों नारों का। इसमें कोई स्पेशल, विशेष संप्रदाय, विशेष धर्म का तो नाम ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जैसी मानसिकता, समाज को बांटने वाली मानसिकता, उसी आधार पर काम किया जीवन भर। लेकिन अब जनता अब समझ चुकी है सारी चीजों को। जनता समझ गई है, अब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हम मोदी जी की तमाम विकासशील नीतियों को लागू करके भारत को 2047 से पहले ही विकसित भारत बना देंगे। और यदि आपस में लड़ेंगे तो यह होगा कैसे? कांग्रेस ने और उनके घटक दलों ने हमेशा लोगों को भ्रमित करके रखा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। आप विगत 10 वर्षों में एक भी ऐसा इंसिडेंट, एक भी ऐसी घटना बता दीजिए पूरा खूब ध्यान से कि किस मुस्लिम के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने दोहरा मापदंड किया है। सभी योजनाओं का लाभ सर्वप्रथम जो उसका लाभार्थी है उसी को मिलता है।
और इसी बात पर इन चुनावी नतीजों ने के परिणामों ने मोहर लगाई है, जनता ने मोहर लगाई है। एक जिसमें 60% मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ठाकुर कैंडिडेट वो जीत के आया है। उसने स्पष्ट दिखा दिया कि अब हमारे बीच में ये जात पात धर्म वरम कुछ नहीं, सब खत्म। अब हम विकास करना चाहते हैं, अब हम देश की प्रगति चाहते हैं, हम भी विकसित बनना चाहते हैं। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं ना, गाड़ी हो तो दुनिया कहे कि गाड़ी हो तो भारत जैसी। कहने का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी की यह जीत, मैंने कहा था चुनाव से पहले कि भारत के भविष्य को तय करेगी। आज भारत का भविष्य स्पष्ट नजर आ रहा है कि पूरा देश मोदी जी की नीतियों से, मोदी जी के कुशल नेतृत्व से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। लाभार्थी तक प्रत्येक योजना का लाभ तत्काल प्रभाव से पहुंचता है। डीबीटी कोई बीच में है ही नहीं, सरकार और लाभार्थी। आज आप अपने देश के चारों तरफ देख लीजिए किस प्रकार का माहौल है, भयावह माहौल है। इजराइल फिलिस्तीन का आपस में युद्ध चल रहा है, इधर यूक्रेन, रशिया, ईरान, इराक और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी और तालिबानी, इन सब से आज यूरोप का एक दो देश होंगे जो अछूते हैं, बल्कि यूरोप भी अब इनके चक्कर में आ चुका है। लेकिन भारत आज भी शांत है। किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। जब इन बातों को लोग गंभीरता से देखेंगे, समझेंगे, जब पता चलेगा बाहर हो क्या रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हालत हो रही है कनाडा में, बांग्लादेश में क्या स्थिति पैदा हुई। सभी मुसलमान भाइयों ने देखा कि बांग्लादेश से केवल हिंदू ही नहीं भाग रहे थे उस समय, वो मुस्लिम भी भाग रहे थे, जो बहुत बेचारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। केवल वो कहां लड़ेंगे, वो अपना प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकते। जब किसी भी देश में, यानी एक उदाहरण है, यदि आग लगती है तो जले ना जले, लेकिन उसकी सेक जरूर पहुंचती है। लड़ने से दोनों पक्षों का नुकसान होता है, और यह बात भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज समझ चुका है। और योगी आदित्यनाथ जी, उस आदमी के तो खैर कहने ही क्या है। बहुत गिराने का प्रयास किया गया लोकसभा चुनाव के बाद, उनके आत्मविश्वास को बहुत गिराने का प्रयास किया गया। कई घटनाएं हुई उनके खिलाफ, एक रणनीति के तहत के इनका मनोबल डाउन है, इनको वीक कर दीजिए। लेकिन उस आदमी ने दिन रात मेहनत करके बाउंस बैक ऐसा किया है जो पहले थे उससे भी कहीं 2 गुना शक्ति के साथ आज देश की सेवा कर रहे हैं। हर स्टेट में, प्रत्येक प्रांत में उनकी मांग है। हर प्रांत उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल चाहता है, योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। महाराष्ट्र में जिस समय वो करने गए थे रैली, धमकी मिली थी, सबको पता होगा आपको। डरने का मतलब नहीं है, डरे नहीं, डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
जब जिंदगी अपनी पूरा जीवन ही देश के नाम कर दिया तो उसमें डर कहां रह गया भाई? नहीं तो भाई धमकी मिलती है तो आपने देखे ना कितने दिन से बंदे अंदर निकलते भी नहीं है लोग। जो बड़े बड़े अपने को तुर्रम खां समझते हैं ना, वो भी अंदर घुस के बैठे हुए हैं। ये स्थिति है धमकी की। लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की, उन्होंने अपने देश की परवाह की। उनके लिए देश प्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। गए वहां से दहाड़ मारी। भाइयों, आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की जैसी जोड़ी, राजनीतिक जोड़ी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आप इस बात को स्वयं भी सर्च करके देख सकते हैं। इतनी शानदार जोड़ी, और दोनों के बीच में इतना शानदार सामंजस्य है हर चीज का। कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। और भाई यदि बात करें दूसरी ओर आके आध्यात्म की तरफ आए तो उस आदमी की उम्र 75 साल हो चुकी है लगभग। अब अपने आसपास के 75 साल के लोगों को देखिए और उस आदमी को देखिए, कितनी रैलियां करता है एक दिन में। लोकसभा चुनाव के बाद कितने देशों की यात्रा करके आ चुके हैं। उसके बाद हरियाणा, ये झारखंड, सब में कैंपेनिंग की जबरदस्त तरीके से। थकान तो जानता ही नहीं हो आदमी, थकान क्या चीज होती है। आखिर बना तो वो भी हड्डी मांस का ही है ना, लेकिन उसके आध्यात्म की शक्ति है। आज वो है जो ये माथे पे ये लगाता है। किस लिए लगाता है? अपने लिए नहीं लगाता, वो हमारे लिए लगाता है। हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ है और उसकी शक्ति को स्वयं दिखा रहा है कि देखो उसकी शक्ति। आज मैं इतनी उम्र होने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम ना समझें तो हमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं फिर भाई। उसे क्या आवश्यकता पड़ी है ये सब करने की, इतने बड़े बड़े लगाने की। वो हमें एक तरीके से, वो कहते हैं ना, हमें एक संदेश देते हैं वो। अब देश में बदलाव आ रहा है। एक तरफ बागेश्वर महाराज जो है हमारे, उनकी जो यात्रा है भाई साहब, उसमें बहुत जबरदस्त उन्होंने ये काम किया है। इससे देखना हिंदू जो एकता है उसमें बहुत वृद्धि होगी। जब लोग कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं तो जब भी विचारों का आदान प्रदान होता है ना, जब भी समझते हैं। राजनेताओं के पास जो बांटने वाले नेता होते हैं वो कभी किसी को आसपास नहीं होने देते, वो सेपरेट मीटिंग करते हैं जाके। आप देख इस बात पर गौर करना। यदि एक संयुक्त करेंगे तो सेपरेट भी होगी। खड़गे जी हमारे बोलते हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। भाई तुम तो सनातन को भी खत्म कर सकते हो, तुम तो किसी को भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम कहां के हो एक्चुअल में भाई हमें बोल नहीं सकता। लेकिन हमें बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, सनातन की। जो आदमी हमारे लिए लड़ रहे हैं दोनों, उनका साथ देने की हमारी जिम्मेदारी। और देवेंद्र फडणवीस, ये युद्ध था, धर्म युद्ध, और वास्तविकता में धर्म युद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में धर्म युद्ध था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा जो लगी हुई थी वो गिर गई थी, तो किसी ने खेद भी प्रकट नहीं किया। हमारे मोदी जी जब गए तो वहां पर पूरी जनता से माफी मांगी, क्षमा मांगी। रैली में गए महाराष्ट्र में, और वहां पर फिर उस प्रतिमा का उसको बनवा के लगवाया। पूरा
कैंपेन आप देख लीजिए, बाला साहब ठाकरे जी का नाम यदि उधर से एक बार भी लिया गया हो। हम बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। बाला साहब ठाकरे वो हैं जिन्होंने कह दिया था कि यदि कांग्रेस से हाथ मिलाना मुझे पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा। तो कैसे बाला साहब का नाम ले लेंगे? जिन्होंने देश के लिए कितना संघर्ष किया, क्या क्या सहा उस व्यक्ति ने। उसने केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, और कभी किसी पद के लालच में नहीं आए। जब जो चाहते वहां बैठ जा सकते थे जाके। लेकिन आज जहां भी वो होंगे, आज बहुत खुश होंगे नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस और अपने योगी आदित्यनाथ जी को देखकर कि हाँ, इन्होंने मेरी इज्जत बचा ली, मेरा नाम बच गया। नाम समाप्त होने जा रहा था उस महापुरुष का। उस महामानव का, जिसने कहा था 15 मिनट का मुझे समय दे दीजिए, नक्शे में नजर नहीं आएगा पड़ोसी मुल्क। बाबरी मस्जिद का मामला, पूरा उनका रोल था उसमें, बाबरी मस्जिद में पूरे संघर्ष में, जो 89 से 90-92 के आसपास में सारा हुआ है। जिस तरह की गलत फिल्में आज बन रही हैं, उनके जमाने में कोई गलत फिल्म यदि चल गई और उन्होंने कहा इसको रोक दो, तो रोक नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो अपने से ज्यादा अपने समाज, अपने लोगों और अपने देश को प्यार करते थे। आज कोई कुछ भी चला देता है वहां पे, आप खुद देख रहे हैं इन चीजों को। बाला साहब ठाकरे जी के समय में ऐसा नहीं था। उस समय परमिशन लेके फिल्म चलती थी। बाला साहब जी ने बोला चलेगी तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। यदि हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ उसमें कुछ भी हुआ तो वो नहीं चलेगी, चाहे कुछ हो जाओ। बाला साहब ठाकरे कभी भी गलत बात के लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई किसी प्रकार की मतलब गलत वो करा हो काम, उसके सपोर्ट किया हो, नहीं, सही के साथ खड़े रहे, चाहे कुछ भी करना पड़ा। आज तो कोई सोचता ही नहीं है भाई इन बातों को। आज तो बाप बेटे को नहीं पहचान रहा भाई। ये इतनी बुरी चीज है राजनीति, हमें तो अब समझ में आ रही है भैया। ये सब पहचान ही भूल जाते हैं लोग, अपनी अपनी पहचान मिटाने में खुद लगे हैं। विडंबना है, देखिए, लालच की भी हद है, और लालच का परिणाम भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत है ये, संभाजी की जीत है ये, तानाजी की जीत है ये महाराणा प्रताप की जीत है ये। क्योंकि इसको उन्होंने बना दिया था इस प्रकार का। भाई औरंगजेब को भाई बोला था। इनको यह भी नहीं लगता कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जहां खा रहे हैं, कम से कम उसकी तो इज्जत थोड़ी बहुत तो रख लें। औरंगजेब कौन था? हमारा औरंगजेब, मैं आपको यदि इतिहास बताने लग जाऊं, 90% इतिहास हमें गलत पढ़ाया जाता है। वास्को डिगामा ने 550 साल पहले क्या नाम है खोज की थी भारत की। क्या उससे पहले भारत था नहीं यहां पे? या उससे पहले की हिस्ट्री नहीं है? कहीं नाम नहीं है भारत का? है। शाम को मैं आपको समय मिलेगा तो वो मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगा उसके विषय में। कितना भ्रमित किया हुआ है, इतिहास गलत प्रस्तुत किया हुआ है। हम हमेशा ये दिखाया गया है
इतिहास में आप देखोगे हिंदू कमजोर, हिंदू पिटा, और वो मुगल या जितने भी ये आए गजनवी पजनवी दुनिया भर के थे, वास्को डिगामा किसका मामा, ये इनके ये बहुत अच्छा, उनको लिखा भी बहुत शानदार है, आप पढ़िएगा उसको। उनको लिखा है कि मतलब ये बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर सेनापति थे, बहुत अच्छे नाविक थे, उसके लिए लिखा वास्को डिगामा के लिए। वो चोर था नंबर 1 का, लुटेरा। शाम को आपको बताऊंगा उसके बारे में। भाइयों, ये बहुत खुशी का दिन है आज वास्तव में। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज कल ही जीत हुई थी तो मैं नहीं आ पाया, एक्चुअली मैं ट्विटर पे गया, ट्विटर पे बोला था मैं कल। ये आज हमारे लिए उत्सव का, एक पूरे देश के लिए उत्सव का दिन है, क्षण है। महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम हैं, इनसे बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है, और उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों से भी बहुत स्पष्ट हो गया है। अब तो बस ये बढ़ना चाहिए। अब तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये बिखरे ना, ये बढ़े, और उस बढ़ाने के लिए बागेश्वर बाबा लगे हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। एक टाइगर है, टाइगर राजा, उसने शपथ खाई, जब तक मैं घर नहीं रहूंगा, अपना परिवार का त्याग करता हूं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, बहुत बहुत शेर पड़े हैं भारत को बचाने वाले, उन्हीं के दम पे आज हम खड़े हैं। आप सबने सुबह सुना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।